नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स की प्रतीक्षा आप मेरे वीडियो से ही करते हैं, मैं जानता हूं। और मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक के बारे में एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था और उसमें आपको जानकारी दी थी कि 1, 2 और 3 अक्टूबर को सतपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रिय पॉलिटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ कार्यक्रमों के साथ। हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, शामली, जो वेस्ट यूपी के कुछ ज़िले हैं, यहाँ पर उनके कुछ कार्यक्रम होने वाले थे। कल वो हापुड़ में थे और हापुड़ में उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत भी की। वैसे मैं बताऊं कि उनका जो गवर्नर के रूप में कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है। गवर्नर के रूप में उनका जो कार्यकाल था वो केवल 30 सितंबर तक था और चूंकि उनका कार्यकाल 30 सितंबर तक था, इसी वजह से सतपाल मलिक ने पहले ही इस तरह की भूमिका बनानी शुरू कर दी थी कि वो सक्रिय पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। केंद्र सरकार की आलोचनाएं करने का तो काम वो लंबे समय से कर ही रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि 30 तारीख के बाद यानी कि 30 सितंबर के बाद उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। और देखिए, केंद्र सरकार ने वास्तव में एक नया फैसला ले भी लिया है। सतपाल मलिक का कार्यकाल 30 सितंबर को ख़त्म हुआ और उनकी जगह बीडी मिश्रा हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, उन्हें अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है सतपाल मलिक की जगह। तो ये तो तय था, ऑब्वियस था पहले से ही कि ऐसा होना था। लेकिन सतपाल मलिक अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं और सतपाल मलिक को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचनाएं पिछले 2-3 सालों में की हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या दूसरे मुद्दे हों, उनसे साफ था कि वो अब फिर से एक्सटेंशन नहीं पा पाएंगे। अब बात आती है कि सतपाल मलिक ने क्या किया। सतपाल मलिक ने अब जो बातचीत मीडिया से करनी शुरू की है, उसमें सतपाल मलिक मुझे एक भाजपाई बनने के पूरे पूरे क्या कहना चाहिए कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो उस तरह की नज़र आ रही हैं कि वो पूरे भाजपाई बनना चाहते हैं। और भाजपा ने जो जो काम वहाँ पर किए, जम्मू कश्मीर में हो या दूसरे राज्य में हो, उनका क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखिए, कल वो हापुड़ में थे। हापुड़ में एक उबारपुर गांव है, वहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। एक जिला पंचायत सदस्य के घर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहाँ पर उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को उन्होंने भेजा था और उसके बाद केंद्र ने फैसला किया था। अब वो कुछ इस तरह की हास्यास्पद बात कह रहे हैं कि उस पर कोई कैसे यकीन करेगा। क्या कोई मान सकता है कि सतपाल मलिक 370 हटाने का प्रस्ताव भेजें, यानी कि गवर्नर प्रस्ताव भेजें और केंद्र सरकार उसे मंजूर कर ले? अरे भाई, केंद्र सरकार ने उनसे कहा था, अमित शाह गृह मंत्री बने थे नए नए और उन्होंने प्लान किया था नरेंद्र मोदी के कहने पर कि 370 हमें हटानी है, क्योंकि राजनाथ सिंह के कार्यकाल में ये नहीं हो पाया था। 5 साल तक राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। अब उनका इरादा ये था कि साहब, सतपाल मलिक तो गवर्नर थे ही उस समय, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री बने अमित शाह, तो उन्होंने प्लान किया कि हमें 370 हटानी है और उन्होंने राज्यपाल के थ्रू इसके लिए प्रस्ताव भिजवाया था। वो तो प्रक्रिया है, वो आपको करनी ही थी। अब ये कह रहे हैं कि साहब मैंने जो है 370 हटाने का जो प्रस्ताव है वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भिजवाया और उस प्रस्ताव पर उनके ही हस्ताक्षर थे। अरे भाई, आप गवर्नर थे तो आपके तो हस्ताक्षर होने ही थे। आप खुद भाजपा छोड़ रहे हैं, भाजपा से अलग हो रहे हैं और भाजपाई का जो ख्वाब है भाजपाई होने का, आप भाजपा के लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद नहीं बन पाए, इसका जो आपको मलाल है वो साफ नज़र आ रहा है आपकी बातों से। और उन्होंने देखिए और भी कुछ बातें कही, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कई और चीज़ों की क्रेडिट लेने की कोशिश की। सतपाल मलिक ने कहा कि उस समय महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि 370 हटने के बाद कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन मेरे कार्यकाल में 370 हटने के बाद एक गोली नहीं चली, पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई, एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। इस तरह की बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाने के प्रयास हमने किए, कॉलोनियों में क्वार्टर बनवाए गए, लेकिन उस समय लोग पहुंचने के लिए सहमत नहीं हुए। कश्मीर में डर का माहौल नहीं है। बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी जाति के लोगों को आरक्षण देने की बात वो कह रहे हैं कि मैंने दिलवाया। जम्मू कश्मीर पे सरकारी ज़मीनों को नेताओं ने सस्ते दामों पर ले लिया था, मैंने सीबीआई की जांच शुरू करवाई और इसमें बड़े बड़े नेता फंसने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं जब बिहार का राज्यपाल था तो मैंने 35 साल से रुके हुए छात्र संघ के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। मैं उसे मानता हूं।
लेकिन जम्मू कश्मीर में तो जो भी फैसले सतपाल मलिक साहब ले रहे थे वो सब केंद्र सरकार के कहने पर रह रहे थे। आपको तो केवल एक सिग्नेचर करना था, मैं मान सकता हूँ। एक और चीज़ का उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो एक जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में एक पानी का बहुत बड़ा मसला था, और उसमें बता रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक दिन उनके पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर मेरे पास बैठे हैं, और अमरिंदर ने बताया, उस समय सीएम थे कैप्टन पंजाब के, कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच 40 साल से पानी का एक समझौता लटका हुआ है और जिसे हमने 3 दिन में निपटा दिया। झगड़ा इस बात का था कि पानी पर कंट्रोल किसका होगा, और इसके लिए नितिन गडकरी ने दोनों की संयुक्त निगरानी की जो बात है वो तय करा दी, और फिर उसके बाद ये मामला हो गया। और उस समझौते के बाद से जम्मू, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन सब में सिंचाई उस पानी से की जा रही है, और वहाँ से पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है। अब आप ये बताइए, पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं जा रहा है, 370 मैंने हटवाई, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा ये कह रहे थे 370 हटने पर यहाँ पर कत्लेआम हो जाएगा। ये बात तो सतपाल मलिक ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो भाजपा नेता हों। क्या उन्हें भाजपा से चुनाव लड़ना है? अरे भैया, जिन पार्टियों में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जयंत की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल, या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में प्रचार करूंगा, जरा उनसे भी तो पूछ लीजिए आप कि क्या 370 को लेकर उनकी पार्टियों का स्टैंड क्या है। क्या उनके नेता भी 370 को हटाया जाना सही ठहराते हैं? उसके बाद आपको ऐसी बातें करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सतपाल मलिक ज़्यादा भावुक हो गए हैं, और बीजेपी में रहते हुए जो वो मन की करना चाह रहे थे कि लोकसभा का कहीं से उन्हें चुनाव लड़वाया जाए, केंद्र में मंत्री वगैरह बनाया जाए, वो बन नहीं पा रहे थे। और इसके अलावा वेस्ट यूपी में वो एक बड़ा जाट नेता बनना चाहते थे अजीत सिंह के सामने, कि अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता हैं और मैं बीजेपी में हूँ 10-12 साल से, तो मैं अजीत सिंह को यहाँ पर फेस करूँगा और बीजेपी मेरे कहने पर टिकट देगी। वो भी नहीं हो पाया। केंद्र ने सतपाल सिंह जो बागपत के सांसद हैं और मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, इसके रूप में बीजेपी को 2 अन्य जाट नेता वहाँ से मिल गए। तो उसके बाद इनकी जो गुंजाइश थी बीजेपी में वो भी ख़त्म हो गई। तो सतपाल मलिक का जो फ्रस्ट्रेशन है कि बीजेपी में रहते हुए भी ये बीजेपी वाले नहीं बन पाए, अब बीजेपी से जब आप हट रहे हैं तो बीजेपी के किए हुए कारनामों का, या जो उन्होंने चीज़ें की हैं जम्मू कश्मीर में या दूसरे, उन चीज़ों का क्रेडिट लेने का जो श्रेय है ये खुद क्यों लेना चाहते हैं सतपाल मलिक, ये मेरी समझ से बाहर है। वैसे इनकी 3 अक्टूबर को एक शामली में रैली होने वाली थी जिसमें जयंत चौधरी इनके साथ आने वाले थे। उसे बताया जाता है कि परमिशन नहीं मिली है, धारा 144 लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने इनकी रैली को रोकने का वहाँ पर उपक्रम कर लिया है। लेकिन हकीकत बात ये भी है कि सतपाल मलिक ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बयान दे दिया अभी हाल ही में कि जयंत चौधरी खुद उनसे मिलने आए थे और उनसे कहा था कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आइए, जबकि था इसका मामला उल्टा। बताया जाता है कि सतपाल मलिक ने खुद जयंत चौधरी से संपर्क किया था कि भाई मैं आपकी पार्टी का सहयोग करना चाहता हूं। उसके बाद शामली की 3 अक्टूबर की रैली प्लान की गई थी जो अब कैंसिल हो चुकी है लगभग, मेरी अब तक की जानकारी के मुताबिक। तो फिलहाल सतपाल मलिक मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं। बार बार ये कह जरूर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में लोकसभा का चुनाव लड़ने या दूसरा किसी उससे नहीं आया हूं, लेकिन हकीकत बात यही है कि वो ये चाहते हैं कि दोनों में से अखिलेश यादव हों या फिर जयंत चौधरी हों, इन दोनों में से कोई उन्हें ऑफ़र कर दे कि मलिक साहब आप हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे टिकट पर चुनाव लड़ लीजिए। तो दोनों के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए ये तुरंत तैयार हो जाएंगे। पहले अलीगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं, आपको याद होगा जब जनता दल की सरकार वीपी सिंह वाली बनी थी उस समय ये अलीगढ़ से सांसद रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सतपाल मलिक कन्फ्यूज़ हैं, और अब उम्र का तकाजा है, 80 साल के होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके दिमाग पर भी चीज़ें असर कर रही हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, और अगर मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करने की बात अगले आने वाले समय में कर रहा हूं, तो फिर मुझे किस मुद्दे पर क्या बोलना चाहिए, इसकी भी समझ उन्हें नहीं है। देखते हैं सतपाल मलिक का क्या होता है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमने हमेशा बिल्कुल गंभीरता से ट्रैक किया है। सारे अपडेट्स आपके लिए हमेशा मैं लेकर आता रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। पॉलिटिकल पॉइंट के अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।